गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज अपन बात करेंगे रसारोहण के बारे में, एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले इस शब्द के बारे में बात करते हैं। रसारोहण, रस प्लस आरोहण। किसका बेटा? रस प्लस आरोहण। आरोहण आप जानते हो, आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। किसकी ओर बेटा? आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, लेकिन किसी की सहायता से, अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर रस। ये रस क्या है? देखो जितने भी रस है, नॉर्मली आप जूस लगा लो, उसमें किसकी मात्रा होती है बेटा? किसकी मात्रा होती है? अधिक जल की मात्रा होती है। अब पादपों के संदर्भ में बात करें अपन, किसके संदर्भ में? पादपों के संदर्भ में बात करें तो देखो बेटा, एक तो आपको पता है पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ। क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में क्या मिलता है? जल। और इस कार्बनिक पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लूअम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लूअम के द्वारा होता है। फ्लूअम द्वारा जल प्लस कार्बनिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो बेटा फ्लूअम के द्वारा जब इसका स्थानांतरण होता है तो इस रस को अपन कहते हैं फ्लूअम रस। क्या कहते हैं? फ्लूअम रस। ओके। इसी प्रकार अपन बात करें, देखो जो खनिज तत्व हैं, क्या हैं? जो खनिज पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं वो कहां पर होते हैं? मृदा में होते हैं। और ये जो खनिज पदार्थ हैं आयन के रूप में किसमें घुलते हैं बेटा? जल में घुलते हैं। और जो इसका स्थानांतरण होता है, खनिज पदार्थ प्लस जल का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जाइलम रस कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? जाइलम रस। अब ऊपर की ओर कौन चढ़ता है? देखो बेटा, जो फ्लूअम रस है उसका द्विदिशीय स्थानांतरण होता है, नीचे की ओर भी होता है और आवश्यकता वाले भाग जो ऊपर होते हैं, जो नई पर्णें होती हैं, जो फल होते हैं, उनमें भी होता है। लेकिन जाइलम रस का जो स्थानांतरण है वो हमेशा कहाँ होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक समझ में आया? अर्थात कह सकते हैं रसारोहण किसे कहते हैं? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? जाइलम के द्वारा जल के नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरण को किसके द्वारा? एसेंट ऑफ सैप किसे कहा जाता है? जाइलम द्वारा जल के ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर की ओर स्थानांतरण को, ऊपर की ओर स्थानांतरण को क्या कहते हैं बेटा? रसारोहण कहते हैं। क्या कहा जाता है? रसारोहण कहा जाता है। समझ में आया? रसारोहण किसे कहते हैं? जाइलम द्वारा जल एवं जल में घुलित पदार्थ या जाइलम रस के ऊपर की ओर स्थानांतरण को क्या कहा जाता है बेटा? रसारोहण कहा जाता है। अब देखिए आप, अब ये जो आपको पता है, जो जल है और जो खनिज तत्व है, मान लिया ये पादप है। क्या है ये? पादप है। ये भूमिगत भाग है उसका मूल। ठीक, ये इसका शीर्ष भाग है। क्या है? शीर्ष भाग। अब देखो आपको पता है जो जल होता है वो भूमिगत होता है और इस मूल से क्या निकलते हैं? मूल रोम।
मूल रोम इस जल का क्या करते हैं बेटा, अवशोषण करते हैं। अर्थात जो जल एवं खनिज पदार्थ किसमें पहुंचता है, मूल रोमों में। किसमें पहुंचता है, मूल रोमों में पहुंचता है। मूल रोमों से बेटा जाइलम में, और जाइलम में जल स्तंभ के रूप में जो जल होता है वो पादप के शीर्ष भागों तक पहुंच जाता है। ठीक ठीक बेटा। तो मृदा से जो जल है मूल रोमों द्वारा अवशोषित होता है और पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, शीर्ष भाग तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को भी अपन क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। अर्थात रसारोहण की एक परिभाषा मैंने आपको ये बताई कि जाइलम द्वारा जल के ऊपर की ओर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। ठीक। अगर दूसरे शब्दों में बात करूं कि मृदा में उपस्थित जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर जाइलम में पहुंचता है और जाइलम से जल स्तंभ के रूप में पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा, रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं, रसारोहण। समझ में आया। अब सुनो, आपको पता है कि रसारोहण में जल का नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, स्थानांतरण। तो इसमें बेटा जाइलम आपको पता है एक संवहन ऊतक है। क्या है, एक संवहन ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक हैं। जाइलम एक क्या है, संवहन ऊतक। और जो जाइलम है वो 4 तत्वों से बना होता है। किससे बना होता है, 4 तत्वों से बना होता है। बताइए। देखो बेटा, एक तो होती है ना वाहिनिका ना, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं। और बेटा क्या होता है, जाइलम मृदुतक होता है। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम मृदुतक। और दूसरे क्या होते हैं, जाइलम रेसे होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम रेसे होते हैं। लेकिन रसारोहण में जो सर्वाधिक जो भूमिका होती है, या जाइलम के विशेष तत्व वाहिका एवं वाहिनिकाओं के द्वारा, जाइलम के विशेष तत्व हैं वाहिका, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। इसके द्वारा क्या होता है बेटा, इसके द्वारा जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, रसारोहण। जाइलम द्वारा जल के ऊपर की ओर स्थानांतरण को रसारोहण कहते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मिटा दूं। अब बात करते हैं अपन रसारोहण के मार्ग के बारे में। एक प्रयोग करते हैं। रसारोहण का मार्ग, प्रयोग। देखो बेटा, इस प्रयोग में अपन एक पादप लेते हैं और पादप है कनाडा बालसम या बालसम पादप लिया जाता है। कौन सा पादप, बालसम प्लांट लिया जाता है। इम्पेशियंस स्पीसीज, ये कनाडा बालसम या बालसम का पादप लेते हैं और इस पादप की जो मूल को, जो रूट होती है, उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, काट दिया जाता है। ठीक। क्या बचा उसका, प्रेरोभाग। क्या बचा, प्रेरोभाग। ठीक है ना। अब आपने एक पादप लिया, या अपन ने एक कनाडा बालसम का पादप लिया और उसकी मूल को क्या कर दिया, काट दिया। तो अपने पास क्या बचा, एक प्रेरोभाग बचता है। अब बेटा
इसका जो कटा हुआ भाग है, कौन सा भाग, जैसे मान लिया ये पादप है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये पादप है, ठीक, इसमें मूल थी पहले बेटा, लेकिन अपन ने मूल को क्या कर दिया, काट दिया। अब इस कटे हुए भाग को क्या, या कह सकते हैं पूरे पादप को अपन एक को अभिरंजक में रखते हैं, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन क्या है, एक बेटा अभिरंजक है, क्या है, एक सैफ्रेनिन एक अभिरंजक है, अर्थात इस पादप को अपन सैफ्रेनिन अभिरंजक में 2 घंटे तक डुबोकर रखते हैं। 2 घंटे तक क्या किया जाता है बेटा, इसको डुबोकर रखा जाता है। देखो जो सैफ्रेनिन अभिरंजक है, ये जो सैफ्रेनिन अभिरंजक है लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, लाल रंग का क्या होता है बेटा, अभिरंजक होता है। और ये जो अभिरंजक है लिग्निन युक्त ऊतकों को, जिन ऊतकों में क्या होता है, लिग्निन होता है, लिग्निन युक्त ऊतकों को अभिरंजित करता है। ये जो सैफ्रेनिन अभिरंजक है लाल रंग का होता है और लिग्निन युक्त ऊतकों को क्या करता है बेटा, ये अवरंजित करता है। आपने इस पादप को 2 घंटे तक किस में डुबो कर रखा, सैफ्रेनिन में। इसके बाद बेटा इसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, जब बाहर निकालते हैं तो लगभग 2 घंटे के बाद अपन देखते हैं कि इस पादप की जो पर्ण है बेटा, इसके अलावा पर्णवृंत है ना, पर्ण में जो डंठल नुमा रचना होती है वो पर्णवृंत एपिटाइल है। ठीक है बेटा, और इसकी जो शाखा हैं इनका करते हैं अपन अनुप्रस्थ काट। कौन सा काट करते हैं, अनुप्रस्थ काट। और अनुप्रस्थ काट करके किसमें इसकी स्लाइड बनाई जाती है, क्या बनाते हैं बेटा, स्लाइड। और स्लाइड बनाने के बाद इसको किसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप में इसके या पादप भागों की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड बनाकर देखते हैं तो इसकी जो जाइलम है वो ही केवल लाल रंग का दिखाई देता है, दूसरे ऊतक लाल रंग के दिखाई नहीं देते। ठीक है बेटा, समझ में आया। जब अनुप्रस्थ काट करते हैं उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको पता है जो जाइलम है, जाइलम लिग्निन युक्त ऊतक है, वो उस सैफ्रेनिन का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है कि जो रसारोहण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा होती है। अर्थात रसारोहण केवल और केवल किसके द्वारा होता है, जाइलम संवहन ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम संवहन ऊतक के द्वारा रसारोहण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मिटा दूं। अब देखो ये रसारोहण की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। ठीक, अब बात करते हैं अपन रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में। रसारोहण की क्रियाविधि
मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैफ। ठीक है बेटा, देखो रसारोहण मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रसारोहण में क्या होता है, जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा जल का ऊपर की ओर बेटा क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक, जाइलम के द्वारा जल का ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण। अब आप देख रहे हो यहां पर, देखो बेटा जो गुरुत्वीय बल है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगता है, जो गुरुत्वीय बल है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है, लेकिन रसारोहण की जो क्रिया होती है, रसारोहण की जो क्रिया होती है वो हमेशा कहां होती है, नीचे से ऊपर की ओर। रसारोहण नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, लेकिन जो गुरुत्वीय बल है वो ऊपर से नीचे की ओर लगता है। कहां लगता है, अर्थात रसारोहण की क्रिया में, किसमें बेटा, रसारोहण की क्रिया में पादपों में, किसमें, पादपों में गुरुत्वीय बल के विपरीत जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात इस रसारोहण की क्रिया में गुरुत्वीय बल के विपरीत जल पादपों में ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है ना बेटा। अब ये ऊपर कैसे पहुंचता है, कि भाई नीचे से ऊपर की ओर कैसे पहुंचता है, शीर्षों तक कैसे पहुंचता है। पादपों की लंबाई बहुत होती है, कोई 110 फुट का, 110 मीटर तक के, 120 मीटर तक के पादप हैं, और उनके शीर्षों तक क्या पहुंचता है बेटा, जल पहुंचता है। ये जल का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर ऊंचे ऊंचे पादपों में शीर्ष तक जल का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है बेटा, कैसे होता है, इस क्रियाविधि को समझाने के लिए, इस क्रियाविधि को समझाने के लिए बेटा अनेकों सिद्धांत दिए गए। क्या दिए गए, सिद्धांत दिए गए। क्रियाविधि को समझाने के लिए क्या दिए गए, सिद्धांत दिए गए, और उन सिद्धांतों को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, उन सिद्धांतों को अपन 3 भागों में बांटते हैं बेटा। देखो जो पहला सिद्धांत है वो है जैव बल सिद्धांत। कौन सा, जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव बल सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी है। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत है बेटा मूल दाब सिद्धांत। क्या है, मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है बेटा, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। ठीक, और जो तीसरा है वो है बेटा भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये 3 सिद्धांत दिए गए। अब जैव बल सिद्धांत के पक्ष में कई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। मूल दाब सिद्धांत के बारे में भी अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। इसी प्रकार भौतिक बल सिद्धांत के बारे में भी अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। अब डिटेल से कि इन सिद्धांतों के पक्ष में किन किन मुख्य वैज्ञानिकों ने अपने पक्ष प्रस्तुत किए और अपने पक्ष में उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, क्या कहा। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केवल और केवल किसके बारे में, जैव बल सिद्धांत के बारे में, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में।
जैव बल सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव बल सिद्धांत, देखो बेटा यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि पादपों में रसारोहण, पादपों में रसारोहण, जो पादपों में जो रसारोहण होता है वो बेटा संवहन ऊतक की, संवहन ऊतक कौन सा? जाइलम। संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं की, संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं की, संवहन ऊतक की जीवित कोशिकाओं की सक्रियता के फलस्वरूप होता है। जैव बल सिद्धांत ना बेटा, जैव का मतलब जीवित, और जो संवहन ऊतक हैं क्या है बेटा? जो संवहन ऊतक हैं उनमें जीवित कोशिकाएं कौन सी हैं, और उन जीवित कोशिकाओं की सक्रियता के फलस्वरूप ही जो जल होता है वो नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है, या रसारोहण की क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है बेटा। अब इसके संदर्भ में जैव वाइटल फोर्स थ्योरी के पक्ष में अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, जिनमें सबसे पहले मत की बात करते हैं अपन, वो है गॉडलेवस्की के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? गॉडलेवस्की। ये प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है, पादप कार्य की वैज्ञानिक है। इसने भी वाइटल फोर्स थ्योरी के पक्ष में क्या किया बेटा? अपना मत प्रस्तुत किया। देखो बेटा इन्होंने बताया जो जल है क्या है? जो जल है तने में, जल तने में सीढ़ीनुमा पथ द्वारा, सीढ़ीनुमा पथ द्वारा ऊपर चढ़ता है, सीढ़ीनुमा पथ द्वारा ऊपर चढ़ता है। गॉडलेवस्की ने क्या बताया? जो जल है तने में सीढ़ीनुमा पथ के द्वारा क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। और बेटा जब ऊपर ये कैसे चढ़ता है? देखो इस चढ़ने का कारण बताया कि कि जाइलम में, किसमें बेटा? जाइलम में एक तो होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम मृदुतक। क्या होता है? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम मृदुतक। और बेटा वलकुट में है ना, वलकुट में और जो संवहन ऊतकों के मध्य होती हैं मज्जा किरणें। क्या होती हैं? मज्जा किरणें, मेडुलरी रे। क्या होती है? मज्जा किरणें होती हैं, मेडुलरी रे होती हैं। ठीक है बेटा। अब इन मज्जा किरणों में और जो जाइलम मृदुतक होता है, इसकी जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब होता है, परासरण दाब। इसकी जो जीवित कोशिका हैं उनमें बेटा परासरण दाब उत्पन्न होता है। जब जल प्रवेश करता है तो उनमें क्या होता है? परासरण दाब उत्पन्न होता है। और परासरण दाब में फिर क्या होते हैं? लयबद्ध। तो परासरण दाब में बेटा क्या होते हैं? आवर्ती परिवर्तन होते हैं। और इन आवर्ती परिवर्तनों के कारण अर्थात जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा किरणों की कोशिकाओं में
किसमें बेटा? परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जो जल होता है वो नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? स्थानांतरित होता है। इसलिए इस सिद्धांत को या गॉडलेवस्की के द्वारा ये जो पक्ष प्रस्तुत किया गया, इसे अपन रिले पंप सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? रिले पंप सिद्धांत। देखो, रिले पंप सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गॉडलेवस्की के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1884 में। 1884 में रिले पंप सिद्धांत गॉडलेवस्की के द्वारा दिया गया। गॉडलेवस्की ने क्या बताया? जो जल है तने में सीढ़ी नुमा पथ के द्वारा क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। क्या होता है? अब बेटा जल के इस प्रकार के परिवहन में जो जाइलम, मृदुतक और जो मज्जा किरणें होती हैं, उसकी जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब में क्या होते हैं? आवर्ती परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम, मृदुतक और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के परासरणी दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जो जल है नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? स्थानांतरित होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? रिले पंप सिद्धांत कहते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। अब दूसरा है, वो है बेटा, दूसरा है वो दिया गया सर जेसी बॉश के द्वारा। किसके द्वारा? जेसी बॉश। ठीक है ना? जानते हो आप, जेसी बॉश ने अपने जो प्रयोग हैं डेस्मोडियम गायरेंस पर इंडियन टेलीग्राफ पादप पर किए थे। और बेटा इन्होंने इसमें दिया स्पंदन सिद्धांत। क्या दिया? पल्सेशन थ्योरी, स्पंदन सिद्धांत दिया। क्या दिया? स्पंदन सिद्धांत दिया। देखो क्या बताया इन्होंने जेसी बॉश ने बताया कि वल्कुट की जो सबसे भीतरी परत है, किसकी बेटा? जो कॉर्टेक्स है। आपको पता है कॉर्टेक्स की जो सबसे भीतरी परत होती है वो क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है, अंतस त्वचा होती है। एंडोडर्मिस होती है, अंतस त्वचा होती है। और इस अंतस त्वचा में, किसमें बेटा? इस अंतस त्वचा में नियमित लयबद्ध स्पंदन होते हैं। क्या होते हैं? नियमित लयबद्ध स्पंदन होते हैं। ठीक है बेटा। और इन्हीं नियमित लयबद्ध स्पंदनों के कारण क्या होता है? रसारोहण होता है, एसेंट ऑफ सेफ होता है। अर्थात इन नियमित लयबद्ध स्पंदनों के कारण जो जल होता है वो नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है बेटा? स्थानांतरित होता है। और जेसी बॉश ने अपने जो प्रयोग किए थे वो आपको पता है कौन से पादप पर किए थे? डेस्मोडियम गायरेंस पर। किस पर बेटा? डेस्मोडियम गायरेंस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए, जिसे अपन क्या कहते हैं? इंडियन टेलीग्राफ पादप कहते हैं। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहा जाता है। ठीक है बेटा। डेस्मोडियम गायरेंस पर देखो जेसी बॉश ने क्या बताया? जेसी बॉश ने कौन सा सिद्धांत दिया? स्पंदन सिद्धांत दिया। जेसी बॉश ने अपने प्रयोग किस पर किए बेटा? डेस्मोडियम गायरेंस पर, इंडियन टेलीग्राफ पादप पर किए। इन्होंने बताया, जेसी बॉश ने क्या बताया? जेसी बॉश ने बताया जो वल्कुट है, वल्कुट की जो सबसे भीतरी परत होती है वो बेटा क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है, अंतस त्वचा होती है। और इस अंतस त्वचा में नियमित लयबद्ध स्पंदन होते हैं। क्या होते हैं? नियमित लयबद्ध स्पंदन होते हैं। और इन्हीं नियमित लयबद्ध स्पंदनों के कारण जो जल होता है वो नीचे से शीर्ष तक
पादप के शीर्ष तक आसानी से क्या होता है, पहुंच जाता है। हाँ देखो बेटा, अगला है जो तीसरा है वो स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था इसके पक्ष में। स्ट्रॉसबर्गर ने ये लगभग 1891 में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। कब किया? 1891 में। देखो इन्होंने क्या बताया, स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संपर्क या कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनकी उपस्थिति रसारोहण की क्रिया को अनुकूल बनाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। देखो बेटा, स्ट्रॉसबर्गर ने क्या बताया कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से सीधा संबंध नहीं है। कोई सीधा संबंध नहीं है ना जीवित सेल का, लेकिन इनकी उपस्थिति अर्थात जीवित कोशिकाओं की जो उपस्थिति है, किसकी बेटा? जीवित कोशिकाओं की जो उपस्थिति है, जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति रसारोहण के लिए अनुकूल वातावरण का बनाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है बेटा, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए क्या है ये बेटा, आवश्यक है। ठीक, दोबारा से समझो, स्ट्रॉसबर्गर ने क्या कहा कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति रसारोहण के लिए क्या करती है, अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ये बेटा 3 मत थे, किसके पक्ष में थे? जैव बल सिद्धांत के पक्ष में ये 3 मत क्या किए गए, प्रस्तुत किए गए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।